हेलो एवरीवन। ऐसा कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। परिवर्तन ही संसार का नियम है। 2022 यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत कुछ चेंजेस के साथ हमारे सामने आने वाला है। जैसे कि मैंने बहुत बार कहा था कि इस मंथ के एंड तक एक कॉन्क्रीट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आने का पूरा चांस है। तो कल यूजीसी की तरफ से, उनके चेयरमैन की तरफ से एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है, जिससे इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हालांकि बहुत कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर होना बाकी है, वो आने वाले टाइम में वो भी क्लियर हो जाएगी, मगर एक बहुत अच्छा खासा आइडिया इस एग्ज़ाम के बारे में हम सबको पता चल चुका है। हमें इस बदलाव को लेकर कैसे आगे बढ़ना होगा, हम कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, हमें क्या करना होगा, इन सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं आज। इस इन्फॉर्मेशन में एक एक बात जो हमको समझनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, इन सारी बातों को हम समझेंगे आज। मगर पहले पूरी बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है और उसका क्या मतलब है, सब कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नाम की बात करें तो अब तक हम लोग CUCET के नाम से इसको पुकारते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इस नाम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और अब इसको पुकारा जाएगा CUET के नाम से, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। अब कहोगे सर इसमें से सेंट्रल क्यों हटा दिया गया? बहुत हल्का सा बदलाव है, मगर ये बदलाव अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। एक्चुअली कहा यह गया है इन्फॉर्मेशन में कि CUET जो अब ये जो परीक्षा है वो CUET के नाम से जानी जाएगी, जिसको हम लोग पहले CUSET कह करके पुकारा करते थे, अब इसको हम CUET कह करके पुकारेंगे। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ये कहा गया है कि देश में 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना ही करना है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, वो भाग नहीं सकते। जितने भी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनके यहाँ जो भी एडमिशन की प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम के थ्रू होगी। इसके अलावा जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी चाहे तो इस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को चाहे तो, उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो इस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अगर चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए सेंट्रल नाम हटा करके अब इसे सिर्फ क्या बोला जाएगा, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम में कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि ये एग्ज़ाम कब होगा, इसके डेट शीट क्या है, तो डेट शीट के बारे में अभी कोई पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है एग्जैक्ट डेट के बारे में। सिर्फ ये कहा गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इनका कहना है कि जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन इनका आ जाएगा, फॉर्म वगैरह आ जाएंगे और प्रोसेस इनका शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक टेंटेटिव डेट बताया गया है एग्ज़ाम का। हो सकता है वो किस करके सेकेंड वीक भी चला जाए, मगर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के बीच में एग्ज़ाम होने का पूरा चांस है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। दूसरी बात, एग्ज़ाम किसके लिए है? सबसे पहली बात तो हम लोग दो कोर्स की बात करते हैं, UG और PG। साफ कहा गया है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चलते हैं उनके सभी प्रोग्राम में एडमिशन CUET के थ्रू ही होगा। ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कहा गया है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो
वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और अगर ना चाहे तो वो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती हैं। मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन के लिए CUET कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन के लिए CUET कंपलसरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पर कि वो कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब आगे बात करते हैं क्लास 12th के वेटेज की। क्या क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स को वेटेज मिलेगा? तो सीधा सीधा कहा गया है नो। क्लास 12th में आप कितना मार्क्स पाए हैं डज नॉट मैटर। इसके मार्क्स को किसी भी तरीके से आपके स्कोर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें एक बात और जो जानने के लिए ज़रूरी है और डिफरेंस भी समझना है। ये कहा गया है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब क्लास 12th का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। मतलब जैसे BHU ने कहा कि मुझको BSc में प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्लास 12th में 50% मार्क्स मुझको चाहिए, तो BHU ने क्या लिया 50% हो गया। DU ने कहा नहीं, मेरे यहाँ एडमिशन तो मैं CUET के थ्रू ही लूँगा, लेकिन मेरा जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं 60% पे कंसीडर करूँगा। तो साफ ये कहा गया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन का, मिनिमम मार्क्स जिसको कह सकते हो, वो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग डिसाइड कर सकता है। लेकिन क्लास 12 के मार्क्स पर वेटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। कोई अगर नहीं मैं 75% से नीचे कंसिडर नहीं करूँगा, तो अपना एक कट ऑफ एक तरीके से उसका हो गया, भाई CUET एग्ज़ाम को लेगा मगर वो 75% के नीचे वालों को नहीं लेगा। ये उसका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 75% किसी का होगा, वो डिपेंड करेगा किसका क्या होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेटेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वेटेज बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का +2 का, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग डिसाइड कर सकता है, ऐसा UGC का कहना है। ठीक है, अच्छा ये भी कहा गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, जो भी इनका पहले से प्रैक्टिस चला आ रहा है, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होगा, वो जैसे अपना लेते थे वैसा लेंगे। ठीक है, दूसरी बात काउंसलिंग की बात की है तो कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होगी। मतलब एग्ज़ाम तो पूरा एक साथ सबका होगा, लेकिन काउंसलिंग हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग लेगी। देयर विल नॉट बी एनी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, उसमें साफ शब्दों में कहा गया। मतलब काउंसलिंग के लिए हमको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई करना होगा। पूरा प्रोसेस बाद में पता चल जाएगा, मगर ये कन्फर्म हो गया है कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ जो मैं भी थोड़ा इस बात को समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में इसके बारे में 2 बातें अलग अलग जगह कही गई, जिसकी वजह से मैं भी इस बात में अभी कंफर्म नहीं हूँ। वो क्या है सुनो, वो है सिलेबस। सर सिलेबस क्या होगा, हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा? सुनो, वीडियो के एक हिस्से में कल जो रिलीज़ किया गया UGC के चेयरमैन का वीडियो में देखा, उसके एक हिस्से में उन्होंने कहा कि द सिलेबस विल बी NCERT का जो मॉडर्न सिलेबस है उसका क्लास 12 ओनली। ध्यान से पहली बात सुनो, घबराओ मत, पहले पूरा बात सुनो। NCERT का जो मॉडर्न सिलेबस है क्लास 12 ओनली विल बी द सिलेबस। आप BA के हो, BCom के हो, BSc के हो, आपके जो भी क्लास 12 में पढ़ते हो उसके NCERT के पूरे बेस पे सिलेबस रहेंगे। लेकिन वीडियो के दूसरे हिस्से में उन्होंने इस पर फिर जिक्र किया और कहा +2 के जो भी सिलेबस है उसके बेस पर हमारा एग्ज़ाम ये बेस्ड होगा। अब यहाँ पर दोनों बातों में कन्फ्यूज़न है। एक तरफ +2 कहा जा रहा है, एक तरफ क्लास 12 ओनली। +2 का जनरल मतलब होता है 11th 12th दोनों, और क्लास 12 ओनली भी कहा गया है। तो ये जो पिक्चर है भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में हमको क्या करना है, हमको परेशान नहीं होना है, हमको वेट करना है।
थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जल्द ही रिलीज़ होगी, तो पता चल जाएगा कि जो सिलेबस है ये +12+2 का होने वाला है या सिर्फ क्लास 12 ओनली का हमारा सिलेबस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सिलेबस की बात हो गई, यूजी पीजी की बात हो गई, वेटेज बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। एप्लीकेशन अप्रैल में आएंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली चांस एग्जामिनेशन होने का। ये सब एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी जो हमको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, इज एवरीथिंग इज ओके। अब इसके बाद जो मेन चीज़ उन्होंने बताई वो था एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, एग्ज़ाम लिया कैसे जाएगा, और ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट होगा एक स्टूडेंट के लिए जो CUET में अपीयर होने जा रहे हैं। इनको ये बहुत अच्छे समझना होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मगर इसको ध्यान से अगर समझा जाए तो बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं तुमको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और हमें क्या करना है। तो अगले जो 7-8 मिनट होंगे बहुत ध्यान से बातों को सुनना। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं तुम्हारे सामने खोल के रखने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में होगा क्या। चलो, तो स्ट्रक्चर के बारे में तुमको बताता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। स्ट्रक्चर में तुमको समझना होगा कि भाई क्या कंपलसरी है, क्या कंपलसरी नहीं है, और क्या क्या हमको पढ़ना होगा। सबसे पहली बात, इन्होंने अपने पूरे स्ट्रक्चर में 2 लैंग्वेज के सेक्शन की बात की है। एक सेक्शन को कहा है इन्होंने 1A और एक सेक्शन को कहा है बेटा इन्होंने 1B। पूरा बस ध्यान सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराना मत, बस शांति दिमाग से पूरा बस सुन, एक एक बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली होने क्या वाला है। 1A में इन्होंने कहा कि देयर आर 13 लैंग्वेजेस, देयर आर 13 लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज के तुम्हारे टेस्ट होंगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमीज, बंगाली, जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं देश में, उनमें 13 लैंग्वेज को चुना गया। और ये जो 13 लैंग्वेज है इनमें से कोई एक लैंग्वेज हमको चुनना होगा, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, असमीज, कोई भी। ये सेक्शन हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आपका कोई भी स्ट्रीम, BSc, BCom, BA, LLB, वॉटेवर कुछ भी करना चाहते हैं, आपको इस 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चुनना ज़रूरी है। उसके बेस पर आपका उस लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। कोई भी स्ट्रीम हो, ये एक कंपलसरी होगा हर बच्चे के लिए। ज़्यादातर बच्चे वैसे हिंदी इंग्लिश ही चुनते हैं, है ना। खैर कोई कुछ भी चुने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट एक मैंडेटरी है जो आपको चुनना होगा, ये सबके लिए होगा। दूसरा सेक्शन है लैंग्वेज का 1B, जिसको 1B कहा गया। इस 1B में ऐसा लोग बता रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि इसमें टोटल 19 लैंग्वेजेस होंगे। अब ये 19 लैंग्वेज कौन कौन से होंगे, जैसे फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, पोलिश हो गया, नेपालीज हो गया। तो अलग अलग भाषाओं के लिए एक ये भी सेक्शन है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा तुम्हारे कोर्स को, तुम कौन सा कोर्स चूज़ करते हो। जैसे मुझे स्पेनिश लैंग्वेज से ऑनर्स करना है, तो स्पेनिश लैंग्वेज से ऑनर्स करना है तो मुझको स्पेनिश लैंग्वेज के टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हमें इस लैंग्वेज में स्पेनिश लैंग्वेज, इस सेक्शन में स्पेनिश लैंग्वेज को चूज़ करना होगा एज अ सब्जेक्ट कि हाँ भाई मैं इस लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो ये डिपेंड करेगा तुम किस कोई खास लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा। देन यू हैव टू चूज़ कि उसके आधार पर फिर तुम्हारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन द कोर्स दैट यू ऑप्ट, दैट यू चूज। ठीक है, इन दो के अलावा इनका कहना है कि 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अब ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो है जनरल टेस्ट। हालांकि ये कंपल्सरी नहीं है
इस बात का ध्यान रखना, ये कंपल्सरी नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इस बात को समझो पहले। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से यू कैन चूज अप टू 6 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अपने कोर्स के हिसाब से तुम इनको चूज कर सकते हो। अब सवाल किसी भी बच्चे के मन में उठेगा, सर कि ये 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स के बच्चे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबको 27 डोमेन स्पेसिफिक कहा गया। और एक स्टूडेंट इनमें से 6 सब्जेक्ट चुन सकता है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा, सर हम कैसे चुनेंगे, क्या देख करके चुनेंगे, क्या हमारा क्राइटेरिया होगा चुनने का। तुम बिलीव करोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जानना कि चुनना कैसे है। तो जो बोलूँगा वो ध्यान से बस सुनना और समझना कि तुमको करना क्या होगा। जैसे अब ये एग्ज़ाम भी 2 शिफ्ट में है, उसकी बात मैं करूँगा, लेकिन मैं तुमको उसको चुनना कैसे तुमको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझको, अच्छा ये जो तुम सब्जेक्ट चुनोगे ये डिपेंड करेगा तुम किस यूनिवर्सिटी से कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। आई रिपीट, इट विल डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स दैट यू ऑप्ट। जैसे मैंने कहा कि मुझको BHU से BSc करना है, मैं BHU से BSc के कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये चीज़ तुमको देखना पड़ेगा BHU में। अब BHU ने कहा कि अच्छा आप मेरे यहाँ से BSc करना चाहते हैं, ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 3 एग्ज़ाम में 3 टेस्ट से पास होना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप मैथ्स के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और बायो के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो तुमने कहा कि यार BHU में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बोल रहा है कि ये 3 सब्जेक्ट में तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। तुम आओगे यहाँ पर पे वो 27 डोमेन स्पेसिफिक में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन लोगे। अप टू 6 चुन सकते हो, उसमें 3 आराम चुन लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तुमने चुन लिया इन 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से। अब किसी ने कहा नहीं मुझको BHU नहीं, मुझको DU से BSc का कोर्स ऑप्ट करना है। अब DU में तुम गए, DU का पता कि DU ने कहा ठीक है आओ एडमिशन लो, कोई दिक्कत, लेकिन मेरा क्राइटेरिया सुन लो, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ जनरल टेस्ट भी कंसीडर करूंगा। तो तुमको इसके जनरल टेस्ट में भी अपीयर होना पड़ेगा। ये तो कंपल्सरी है, ये तो तुम हर जगह काम करेगा। लेकिन हर अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने कोर्स के लिए क्या मांगेगी उसके हिसाब से तुम चुनोगे। फॉर एग्जाम्पल कह दिया BHU, तुमको BHU से BA करना है। अब BHU से BA में कह दिया कि भाई हमको पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट चाहिए, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, ये 3 के अलावा हमें जनरल टेस्ट भी चाहिए और ये तो कंपलसरी है। तो तुमको इसको देना पड़ेगा जो कंपलसरी है, जनरल टेस्ट तुमको देना पड़ेगा, और तुमको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट इन 27 सब्जेक्ट्स में से चुनना पड़ेगा। वही तुम DU से गए BA करने, तो DU ने कहा कि मैं जनरल टेस्ट कंसीडर नहीं करूँगा, मैं केवल पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर ऐसा कुछ और सब्जेक्ट मैं उसको कंसीडर करूँगा। तो तुमको एडमिशन DU में लेना है। अब तुमने देखा DU ने इस चीज़ की डिमांड की है, तो हमको देखना पड़ेगा जो उसने डिमांड किया है DU ने BA के लिए, हमें इस 27 डोमेन स्पेसिफिक में से वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैं चुनूं, जिसने DU ने मांग करके बैठा हुआ है। तो मैं तुमको बस ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं इस पे परेशान मत हो, ये तुमको डिसाइड करना है, मगर इस आधार पर कि तुम किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो। अब वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देगा कि भाई हमें ये सब्जेक्ट्स का टेस्ट चाहिए, हमारे BA में एडमिशन के लिए अब ये हमको टेस्ट चाहिए। तो बहुत अब जाहिर सी बात है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर BA में, अच्छा कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसे बहुत दिक्कत नहीं हो जाएगी कि केवल 6 सब्जेक्ट है, इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो घबराओ मत।
ये जो 6 सब्जेक्ट के ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें बहुत जगह कॉमन चीज़ होगी। अब ऐसा नहीं कि BHU वाला कहेगा नहीं कि हम BA में फिजिक्स पूछेंगे और DU कहेगा नहीं BA में हम केमिस्ट्री, ऐसा तो नहीं होगा। जो BA के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो हर जगह कॉमन रहेंगे, जो BSc के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो हर जगह कॉमन रहेंगे। तो तुमको ये देखना होगा, चुनना होगा अपने हिसाब से कि ये बस इसलिए किया गया ताकि तुमको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाए। जैसे किसी एग्जाम्पल के तौर पे किसी को BHU से BSc BA दोनों करना है, मान लो मैथमेटिक्स से मुझको BSc करना है, BHU ने कहा ठीक है मैथमेटिक्स से BSc करना है, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट चाहिए और ये एक कंपल्सरी जो है। तो 3 हो गए तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक और तुम्हारा ये कंपल्सरी लैंग्वेज। BSc के लिए तुमको ये 4 टेस्ट से होकर गुजरना होगा। तुमने कहा नहीं BSc में BA भी करना चाहूँगा। अब BA में क्या, तो BA ने बोला कि BA में हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जनरल टेस्ट भी चाहिए BA के लिए। तो एक बच्चा जिसको BHU से BSc भी करना है, BA भी करना है, वो 6 डोमेन स्पेसिफिक चुन लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, 6 सब्जेक्ट हो गए और एक जो कंपल्सरी है और ये जो BA के लिए जनरल टेस्ट तुमको बोला गया है वो। तो इस तरीके से तुम चुनोगे अपने सब्जेक्ट को। अब तुम कहोगे से तो BHU के लिए हो गया, DU के लिए क्या होगा, तो तुम जो यहाँ चुनोगे ऑलमोस्ट वही DU में भी काम कर जाएगा। अब DU थोड़ी बोलेगा तुमको BA में चलना है, तुम जाओ इकोनॉमिक्स पढ़ करके आओ, या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट का BA से कुछ नाता नहीं है वो पढ़ के आओ। तुम BHU में BSc के लिए ऑप्ट किए, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांग लिया, तो DU में तुमसे हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी मांगेगा, वहाँ पे तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही तो मांगेगा। थोड़ा बहुत जो बदलाव होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो तुमको ये जो 6 स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने हैं, बस 2 बात का ध्यान रखना, विल डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड विल डिपेंड ऑन कोर्स। तो हर यूनिवर्सिटी अपने हर कोर्स के लिए अलग अलग टेस्ट मांगेगा, तुमको उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। याद रखना ये जनरल टेस्ट जिसकी बात पहले हो रही थी कि कंपल्सरी होगा, ये कंपल्सरी नहीं है। साफ शब्दों में कहा गया है इफ़ स्टूडेंट्स विश टू, अगर वो चाहे तो, डिपेंड करेगा किस कोर्स में। अगर तुम ऐसे कोर्स अप्लाई करना चाहते हो BHU में, DU में, JNU में, जिनमें से कहीं भी जनरल टेस्ट की मांग नहीं की गई है, तो तुमको जनरल टेस्ट में अपीयर नहीं होना है, सिंपल सी बात है। तो ये कंपल्सरी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये होगा क्या, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है करंट अफेयर्स पे हो, GS पे हो, GK पे हो, कुछ भी हो सकता है। जनरल टेस्ट मतलब जनरल टेस्ट, रीजनिंग वगैरह भी आ सकता है। अब एग्जैक्ट क्या होगा हम सबको वेट करना होगा उसके लिए। ये तो हो गया तुम्हारा ये स्ट्रक्चर। अब ये एक बात और यहाँ कही गई है कि ये जो एग्ज़ाम होंगे बच्चों, ये 2 शिफ्ट में होंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में होंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या कहा गया है कि शिफ्ट 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें तुम्हारा ये जो 13 लैंग्वेज है उनमें से जो एक लैंग्वेज तुम चुनोगे जो कि मैंडेटरी है, एक वो होगा। डोमेन स्पेसिफिक के 2 सब्जेक्ट्स होंगे। डोमेन स्पेसिफिक जो तुमने चुना होगा 4, 5, 6 जो तुम चुनोगे उसके 2 होंगे और एक तुम्हारा होगा जनरल टेस्ट जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर तुमने कोई ऐसा कोर्स चुना है जिसके लिए जनरल टेस्ट ज़रूरी है तो तुमको इससे हो गुजरना होगा। तो शिफ्ट 1 में ये 3 टेस्ट तुम्हारे होंगे। फिर आता है शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में जो 1B लैंग्वेज किसी ने स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑप्ट किया है, जो 19 लैंग्वेज तुमको बताया मैंने, एक वो अगर तुम चुने हो वो तुम्हारा टेस्ट होगा। और बाकी के जो तुम 6 में से 4 डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारे बचेंगे, उन 4 डोमेन सब्जेक्ट का तुम्हारा टेस्ट होगा। अब तुम सर मान लीजिए अगर मैं 6 सब्जेक्ट नहीं चुना, मैं 4 चुना, 4 में से 2 यहाँ हो गए, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ 2 ही होंगे। ये मैक्सिमम 4 हो सकता है। अगर किसी ने 6 चुना होगा तो अगर तुम्हारे डोमेन तुमने 4 सब्जेक्ट चुने हैं, 2 यहाँ पर हो गए, यहाँ तो ऐसे 2 होंगे, तो मैक्सिमम 4 ये हो सकते हैं और 1B तुम्हारा जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो होगा। ये शिफ्ट 1 और ये शिफ्ट 2 का स्ट्रक्चर होगा। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने ऐसे यूनिवर्सिटी का
ऐसा कोर्स चुना जिसका पूरा पूरा टेस्ट शिफ्ट 1 में ही कंप्लीट हो गया, तो उसको शिफ्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुमको शिफ्ट देने की जरूरत ही ना पड़े, तो हो सकता है तुम्हारे ऐसा सब्जेक्ट चुना कि दोनों सब्जेक्ट, तुमने ऐसा कोर्स चुना कि दोनों स्पेसिफिक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तुम्हारा एक ही शिफ्ट में पूरा हो गया, तुमको शिफ्ट 2 में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने जो कोर्स चुना है उसके लिए जो सब्जेक्ट्स के टेस्ट चाहिए वो शिफ्ट ए में पूरे हो गए, शिफ्ट 1 में पूरे हो गए। तो ये तुमको, और किसी को हो सकता है भाई किसी ने 2-3 कोर्स ऑप्ट किया है अलग अलग जगह पे, उससे कुछ टेस्ट शिफ्ट 1 में होने हैं, कुछ टेस्ट शिफ्ट 2 में होने हैं, तो उनको दोनों में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका एक स्ट्रक्चर होने वाला एग्जाम का। ड्यूरेशन की बात करो तो शिफ्ट 1 का ड्यूरेशन उन्होंने 3 घंटे 15 मिनट से 3 घंटे 30 मिनट तक का समय बताया। शिफ्ट 1 का 3.25 घंटे से 3.5 घंटे तक के बीच का समय बताया, और शिफ्ट 2 में 3.25 घंटे से लगभग 3.25 घंटे तक का समय बताया गया है। अगर तुम पूरा ये स्ट्रक्चर लेते हो तो, अगर तुम्हारा केवल 2 ही सब्जेक्ट है शिफ्ट 2 में, तो नॉट इसलिए तुमको 3.25 घंटे बैठना होगा, वो कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि तुम एग्जाम दोगे तो तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। ये पूरा क्लियरिटी वो लोग बताएंगे अभी, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा वो बताएंगे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे सामने है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ एक स्टूडेंट को समझने वाली है वो यही है कि जो स्ट्रक्चर है, ये 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं, इसको हम कैसे चुनेंगे फिर बोल दे रहा हूँ। इट विल डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। पहला, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जिसमें तुम एडमिशन लेना चाहते हो। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में लेना चाहते हो। जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में तुम एडमिशन लेना चाहोगे, वो यूनिवर्सिटी तुमसे कहेगा कि हमें ये चीज़ों का टेस्ट चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तुम उन सब्जेक्ट को CU सेट के इस 27 सब्जेक्ट में से चुन लोगे कि भाई ये सब्जेक्ट मुझको उस यूनिवर्सिटी ने टेस्ट देने को मांगा है, मैं इसको चुन लिया। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा, इसमें बहुत तुमको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है कि एक स्पेसिफिक कोर्स जो होगा, जैसे BSc की बात करो, BSc विद मैथ्स ऑनर्स, तो BSc विद मैथ्स ऑनर्स जितने भी कॉलेज होंगे, सेंट्रल सिटीज़ होंगे, सब में चीज़ें जो एग्जामिनेशन होगा कॉमन होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई DU में बोल दिया कि नहीं हमको BSc मैथमेटिक्स के लिए हमको हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉनसेंस। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस तुमको ये ऑप्शन तुम्हें बढ़ जाए, तुमको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए, इसलिए ऐसा किया गया है, और इसमें कोई खराबी नहीं है, ये आसान है, बस तुमको उसके साथ चलना होगा, समझना होगा। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था जो तुमको समझना होगा बिफोर वी अपीयर इन द एग्जामिनेशन। बाकी और जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलती जाएगी हम लोग उसको तुम तक पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। और अभी सिलेबस के बारे में मैंने पहले कहा कि 2 बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, एक बार कहा गया ओनली 12th, एक बार कहा गया +2, तो इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इस बात के लिए हमको होल्ड करना होगा, देखना होगा आगे इन्फॉर्मेशन क्या आती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर CUET जो 2022 में कंडक्ट होने वाला है। तो इस बात को समझो, और अगर कोई डाउट है, कोई मन में शंका है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुमको समझ में नहीं आई होगी तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा, बताऊँगा कि ये तुमको कैसे समझना होगा। तो जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आकर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बढ़िया से अच्छे से करते चलो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल यूज। थैंक यू सो मच।